अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं शेख मुज़फ़्फ़र जिसके साथ आप केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे। तो चलिए हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसका हम टॉपिक उठाएंगे आज एटॉमिक मास। नाउ लिसन केयरफुली, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं ना फिज़िक्स या केमिस्ट्री में, यानी कोई भी अगर मेजरमेंट होगी इन फिज़िक्स और केमिस्ट्री, कोई भी मेजरमेंट होगी, अगर कोई भी मेजरमेंट होगी फिजिक्स या केमिस्ट्री में, हम वो मेजरमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, यानी मेजरमेंट इज डन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेसिक क्वांटिटीज, वहां पर आपने लेंथ का स्टैंडर्ड लिया, वहाँ पर आपने मास का स्टैंडर्ड लिया जो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर है। विद रिस्पेक्ट टू दैट सिलेंडर हम बाकी वेट्स या बाकी पार्ट्स जो है ना उनका मास हम स्पेसिफाई करते हैं। तो इसी तरह जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसमें हम मेजरमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना होगा तो हम उसका मास मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्ट्स। अगर लेंथ मेजर करनी होगी तो हम लेंथ मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू मीटर स्केल, या इसी तरह टाइम के लिए अपना स्टैंडर्ड है, इसी के लिए किसी चीज़ के लिए अपना अपना स्टैंडर्ड होगा। तो इसी तरीके से एटॉमिक मास का अपना स्टैंडर्ड है। इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मास निकालना होगा, हम क्या करेंगे, हम एक बैलेंस लाएंगे। बैलेंस के दो साइड होते हैं, एक साइड में हम डालेंगे रेफरेंस यानी स्टैंडर्ड डालेंगे 1 kg बाट, और दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट डालेंगे और फिर देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितना हैवी है विद रिस्पेक्ट टू दिस 1 kg बाट। सो दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट का हमने मास मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू 1 kg स्टैंडर्ड। मगर जब एटम्स की बात आती है, जब हमें एटम्स का मास मेजर करना होता है तो हम 1 kg बाट को स्टैंडर्ड नहीं लेंगे। सुनो, इस चीज़ को समझो पहले कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड। तो जैसे हम मास करते हैं मेजर किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम मास नापते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो एक साइड में हम मास लेते हैं या एक साइड में हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और दूसरी तरफ हम लेते हैं बार्ट्स, और फिर देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट बार्ट इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है। सो दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यानी ये हमें बताता है कि हाउ मच टाइम इज दिस बॉडी इज हैवियर देन दिस 1 kg बाट। अब अगर हम बात करेंगे एटम्स की, तो एटम्स का मास मेजर करने के लिए हम 1 kg बाट को नहीं लाएंगे रेफरेंस, तो उसके लिए हमें रेफरेंस लाना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे रेफरेंस को चूज करने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो क्या कंडीशंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। कंडीशंस फॉर चूजिंग स्टैंडर्ड, यानी जो भी हम स्टैंडर्ड लेंगे जिसके रेस्पेक्ट से हम मास ऑफ एटम्स मेजर करेंगे, उस स्टैंडर्ड को हम कैसे चूज करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहली जो कंडीशन है बच्चों, लिसन केयरफुली, पहली जो कंडीशन है वो अबंडेंट होना चाहिए नेचर में, अबंडेंट इन नेचर। फर्स्ट थिंग कि अगर हम कोई भी स्टैंडर्ड लेंगे, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम लेंगे स्टैंडर्ड जिसके रेस्पेक्ट में हमें एटम्स का मास मेजर करना होगा, तो वो स्टैंडर्ड जो लेंगे हम उसकी अबंडेंस ज्यादा होनी चाहिए नेचर में। और दूसरा चीज, must not least reactive like noble gases, समझो। पहली चीज ये होनी चाहिए वो अबंडेंट होना चाहिए नेचर में, और दूसरी चीज जो स्टैंडर्ड होगा वो लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए लाइक नोबल गैसेस। इसीलिए जब भी हम एटॉमिक मास मेजर करते हैं हम स्टैंडर्ड नोबल गैसेस को नहीं लेते हैं। और तीसरा पॉइंट
तीसरा पॉइंट ये है, मस्ट नॉट बी हाईली रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स, like alkali metals। फर्स्ट चीज वो नेचर में अबंडेंट होना चाहिए, दूसरा वो लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए जस्ट लाइक नोबल गैसेस, तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए वो हाईली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए जिसको हमने स्टैंडर्ड चूज करना है जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स। और चौथी कंडीशन ये होनी चाहिए वो उसकी रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ दैट मस्ट बी इंटरमीडिएट, यानी ना हाईली रिएक्टिव ना लेस रिएक्टिव। और पांचवी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसके ज्यादा आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए, मस्ट नॉट हैव मनी और लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, यानी जो भी हम स्टैंडर्ड लेंगे उसके ज़्यादा आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए। अब अगर उसके आइसोटोप्स होंगे भी, उनकी परसेंटेज नेचर में कम होनी चाहिए। इफ आइसोटोप्स एग्जिस्ट देन देयर परसेंटेज मस्ट बी स्मॉल। सुनो, जब भी हमें एटॉमिक मास मेजर करना होगा, यानी जब भी हमें एटम्स का मास मेजर करना होगा, तो हम एटम्स का मास मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड क्या होगा, उस स्टैंडर्ड के लिए कौन सी कंडीशंस होंगी, तो उसके लिए ये कंडीशन है, पहले वो अबंडेंट होना चाहिए नेचर में, और वो ज़्यादा लेस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, और वो हाईली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स, और उसकी रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ना लेस रिएक्टिव ज़्यादा ना हाईली रिएक्टिव ज़्यादा, और उसके ज़्यादा आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए। अगर होंगे भी तो उसकी परसेंटेज कम होनी चाहिए नेचर में। तो जब भी हमने स्टैंडर्ड लिया था, जब भी केमिस्ट्स ने स्टैंडर्ड लिया था, पहला स्टैंडर्ड लिया था हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो उसका मास रखा गया था 1 यूनिट। बाद में इसको चेंज किया गया, फिर रखा गया था 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये स्टैंडर्ड रखा गया। फिर लास्ट में 1961 में फिर जो स्टैंडर्ड रखा गया इन 5 कंडीशंस के हिसाब से, वो स्टैंडर्ड रखा गया था 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी जो स्टैंडर्ड होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम एटम्स का मास मेजर करेंगे, वो है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यहां तक आया समझ में? पहला क्या स्टैंडर्ड लिया गया था? हाइड्रोजन, उसका मास कितना रखा गया था? 1 यूनिट। उसके बाद कौन था? 1/16 था ऑक्सीजन एटम। फिर बाद में 1961 में किसको स्टैंडर्ड लिया गया? एज पर दीज 5 कंडीशंस 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसीलिए कार्बन को स्टैंडर्ड चूज किया गया बिकॉज ऑफ दीज 5 कंडीशंस। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? तो चलो लिखो यहां तक। या स्क्रीनशॉट उठाओ। अब देखो, अब स्टैंडर्ड चूज किया गया मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, इसको स्टैंडर्ड चूज किया गया और इसी को कहा गया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और AMU को नाउअडेज कहते हैं U, यूनिफाइड मास, यानी AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट, और इसको आज कहते हैं U, खाली U, और U की मीनिंग है और यूनिफाइड मास।
यानी 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। अब देखो, लिसन केयरफुली, mass of carbon 12 atom is equal to 1.99 into 10 raised power minus 23 ग्राम्स। ये एक एटम कार्बन के मास है। ये जो एक एटम है कार्बन का, उसके एक एटम का मास है 1.99 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 23 ग्राम्स। अब इसी के कितने हिस्से करने हैं? 12 हिस्से, 12 हिस्से, यानी इसको डिवाइड करना है 12, वही होगा 1/12। तो हम क्या कहेंगे? 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1.99 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 23 ग्राम, और डिवाइड बाय इसको क्या करना है? 12, और ये निकलेगा बराबर 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 ग्राम। तो 1 AMU का मास कितना है? 1.66 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 ग्राम, या इसको कहेंगे पर AMU भी, यानी एक AMU का मास है इतना इन ग्राम्स। यहाँ तक आया समझ में? यानी 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 12, यानी उसके 12 हिस्से करने हैं, और उसी कार्बन एटम के 12वें हिस्से को हम कहते हैं 1 AMU, या खाली 1U भी इसी को हम कहते हैं, और 1U। तो दिस इज द स्टैंडर्ड, और इसी के रेस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं मास विद रेस्पेक्ट टू अदर एटम्स। जैसे हमने अभी लिया था 1 kg बाट को रेफरेंस, अब हम एटम्स का मास मेजर करने के लिए हमने 1 kg बाट को उठाया और यहाँ पर रखा 1 AMU, यानी 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। यहाँ तक आया समझ में? यह आया समझ में ना? मूविंग फर्दर, ये लिखो, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये समझ आए? दिस इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास। इसका ये मतलब है मास ऑफ कार्बन 12 एटम इंटू 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 किसके बराबर है? 12 ग्राम। यानी कार्बन के 1 मोल ऑफ एटम्स का मास इतना है। अगर हमें एक एटम का निकालना होगा तो एक एटम का क्या आएगा? तो ये सारा जाएगा इधर, ये होगा डिवाइड, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। और यू नो दैट, आपको पता है कि 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर। यहाँ तक आया समझ में? यानी मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू इतना। और अगर हम इस वैल्यू को, ये है ना मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 12, तो इसको हम यहाँ पर भी ये कर सकते हैं, यानी ये इसका ये मतलब है ना मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 12। तो मास ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर है? वो इसके बराबर है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई Na। अब मास ऑफ कार्बन एटम पता है आपको, इसको यहाँ पर पुट करो, अब देखो क्या निकलेगा यहाँ से। यहाँ तक लिखो पहले, अब देखो, तो 1 AMU इज इक्वल टू, अब यहां से मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाई 12, तो मास ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर है? तो वो आएगा बराबर 12 डिवाइड बाई Na, और मल्टीप्लाई क्या है? 12 और 12 क्या हुआ? कैंसल। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Na। तो दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन।
यानी 1 AMU इज द स्टैंडर्ड। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन का एक एटम और उसको हमने 12 हिस्से किए, वहां से एक हिस्सा लिया, दैट्स कॉल्ड 1 AMU। यहाँ 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, यानी एवोगाड्रोस नंबर कैपिटल है यहाँ पर। यहाँ तक आया समझ में? लिखो यहाँ तक। अब देखो एटॉमिक मास किसको कहते हैं। यानी हमने 1 AMU को स्टैंडर्ड रखा एंड 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस लाएंगे। बैलेंस के एक साइड में जहां पर हमने 1 kg बार्ट रखा था और उसी के रेस्पेक्ट में हम बाकी ऑब्जेक्ट्स का मास मेजर करते थे और देखते थे कि ये ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या इस ऑब्जेक्ट का कितना मास है विद रेस्पेक्ट टू 1 kg बार्ट, तो ये इस ऑब्जेक्ट का मास निकलता है। मगर अब हमें एटम्स का मास निकालना है, तो यहाँ से हमने एटम्स उठाए और एटम्स का मास हम नहीं देख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू 1 kg बार्ट, तो 1 kg बार्ट को उठाओ और यहाँ पर रखो मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी 1 AMU यहाँ पर रखो और फिर देखो कि इस एटम का मास क्या है विद रेस्पेक्ट टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम विद रेस्पेक्ट टू 1 AMU, उसी को हम कहेंगे एटॉमिक मास। यानी ये एटम का मास कितना टाइम्स है विद रेस्पेक्ट टू 1 AMU। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम with respect to mass of 1/12 of कार्बन 12 एटम। और आपको पता है मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम इज इतना, तो हम ये भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU। यहाँ पर U लिखो, समझ आया? यानी 1 AMU का मास इतना है। यहां तक आया समझ में? यानी हमने इस एटम का मास देखा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसको हम कह सकते हैं, इस एटॉमिक मास को भी हम कह सकते हैं इट इज एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास, सिंपली RAM। यहां तक आया समझ में? आया समझ में? लिखो यहां तक। अब ये जो मास ऑफ एन एटम है, ये इसको हम कहते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। यानी सिंपली AAM। यहां तक आया समझ में? लिखो यहां तक। तो इसका ये मतलब हुआ एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम के बदले क्या लिखेंगे, एक्चुअल एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर U। तो ये बना एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी सिंपलीफाइड। यहाँ तक आया समझ में? यह आया समझ में? यानी इस एटम का मास क्या है विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU या विद रिस्पेक्ट टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, या ये जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU है, इट इज एक्चुअली द मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ तक आया समझ में? लिखो यहाँ तक। अब समझो बात को। क्वेश्चन, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम with actual atomic mass of 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। करो क्वेश्चन। यानी सिंपल ये एक्चुअल एटॉमिक मास दिया है,
यानी एक्चुअल एटॉमिक मास के बदले ये टर्म यहाँ और डिवाइड बाई ये दिस यहाँ से निकला। तो इसका मतलब है एक्चुअल एटॉमिक मास यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी ये जो एटॉमिक मास है इज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक मास दिया है यहाँ पर, इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाई ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर यू या पर एम यू। ग्राम और ग्राम कैंसल, ये और ये कैंसल, जब हम इन दोनों को डिवीजन करेंगे यहाँ से बचेगा 1.0078 और ये जाएगा ऊपर, ये बनेगा यू, यानी AMU बोलो या यू बोलो। तो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यही है ना एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक आया समझ में? लिखो ये क्वेश्चन, लिखो और एक क्वेश्चन, ये इजी होगा आपके लिए। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम with actual atomic mass of 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालो, करो जल्दी। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक मास तो दिया है 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU लिखो या पर यू लिखो। अब ये ग्राम और ग्राम कैंसल, ये जाएगा ऊपर। अच्छा, ये 10⁻⁻24 ये जब जाएगा ना ऊपर, ये बनेगा 10⁻24 और ये है ना 10⁻⁻23, बेस आर सेम, पावर सारा एडेड, तो यहाँ पर टोटल बचेगा 10। और जब इनको हम करेंगे डिवीजन, यहाँ से बचेगा A इज इक्वल टू 1.59 इंटू 10, ये 10 जो यहाँ बचा, तो A इज इक्वल टू 15.9 U, इट इज़ नियरली इक्वल टू 16 U या 16 AMU। तो यही है ना एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक आया समझ में? यानी ये जो एटॉमिक मास है इसका यूनिट है AMU या U, यूनिफाइड मास। AMU पहले कहते थे, अब उसको U कहते हैं। यहाँ तक आया समझ में? समझ में आया? नाउ लिसन, सिंपल पॉइंट, चाहे आप एटॉमिक मास बोलो या रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो। अच्छा, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास की क्या थी डेफिनेशन? एक्चुअल एटॉमिक मास डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर यू, यही है ना। ये इसके बदले हम लिख रहे थे मास ऑफ एन एटम, और ये था एक्चुअली क्या था, ये था मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय, इसके बदले क्या लिखते थे, मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यही लिखते थे ना। यही थी ना असल में डेफिनेशन। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये हुआ। अगर हमें अब एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना होगा तो एक्चुअल एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? दिस एटॉमिक मास इनटू दिस। तो एक्चुअल एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1, यानी एटॉमिक मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर यू और यू कैंसिल होगा, या इसका यू और इसका कैंसिल होगा, और क्या बचेगा? ग्राम। सिंपल पॉइंट। अब इससे नोट लिखो, नोट, अगर आपको एक्चुअल एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होगा जल्दी विदाउट डूइंग दीज इक्वेशंस, तो एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होगा? इज इक्वल टू मास नंबर, जो भी आपको पता है ना, मास नंबर सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स किसी भी एटम का, और मल्टीप्लाई करो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आपको एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होगा, वो होगा वही मास नंबर इंटू AMU या U लिखो। तो ये पॉइंट से याद रखो। यहाँ तक आया समझ में? चलो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन, फाइंड AAM and RAM of an atom of boron 10 है ना मास नंबर। तो सिंपली बोरॉन का मास नंबर है 10। तो आप क्या करोगे, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू मास नंबर के बदले 10 लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे इतना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ से आंसर निकलेगा, ये क्या निकलेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। दिस इज़ द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। यह है समझ में। अब RAM या रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक मास सिंपली बोलो, वो होगा बराबर मास नंबर के बदले क्या लिखेंगे 10 और साइड में क्या लिखेंगे AMU। तो दिस इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ तक आया समझ में? यह आया समझ में? अब आगे जाए, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 64 AMU sample of oxygen। करो जल्दी। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास किसके बराबर है 16U। एक एटम का है 16U, 2 का होगा 32U, 3 का होगा 48U और 4 का होगा 64U। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 64 AMU डिवाइड बाई, ये लिखो AMU और AMU डिवाइड बाई 16 AMU। AMU काट 16 4 जार, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये है आंसर। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने डिस्कस किया था 1 AMU, वो बराबर होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाई 12। उसी को हम कहते हैं 1/12 तब कार्बन 12 एटम। और हमने ये भी पढ़ा है 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, और इसका वैल्यू निकला बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU। और हमने पढ़ा है एटॉमिक मास है बराबर एक्चुअल एटॉमिक मास डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर U। और हमने डिस्कस किया था एक्चुअल एटॉमिक मास, वो बराबर है एटॉमिक मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब आएंगे नए कंसेप्ट पे, तब पहले ये क्वेश्चन हम करेंगे। अब पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 100 AMU of कैल्शियम। ये क्वेश्चन करो। अब देखो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40U या 40 AMU और AMU। चलो यहाँ पर हम लिखेंगे 120U। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 120 AMU ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 14U या 14 AMU। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 120 AMU डिवाइड बाई 40 AMU। ये और ये कैंसिल, 43 आर, सो 3 एटम्स इज आंसर।
तो चलो आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह उठाएंगे ग्राम एटॉमिक मास।